अल्टरनेटिंग करंट में प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि एवरेज करंट क्या होता है, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है करंट की। ये दोनों टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज एक नया टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, बहुत छोटा 2 मिनट का टॉपिक है, फिर उसके बाद एक नया टॉपिक लेंगे। ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे हम लोग डीसी करंट को मेजर करने के लिए या तो वोल्टमीटर या तो अमीटर, अगर वोल्टेज मेजर करना हो तो हम लोग वोल्टमीटर यूज करते थे, और अगर करंट मेजर करना हो तो हम लोग क्या मेजर करते थे, अमीटर मेजर करते थे। तो क्या एसी करंट को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर और अमीटर सुटेबल इंस्ट्रूमेंट हैं या डिवाइस हैं क्या? मतलब ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, कैन यू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ अमीटर या वोल्टमीटर? बोलो बेटा, क्या अमीटर और वोल्टमीटर से एसी करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं? कैन यू मेजर द एसी करंट बाय वोल्टमीटर और अमीटर? ये एक क्वेश्चन है बेटा, ये एक क्वेश्चन है अपना। तो इसका आंसर एक्चुअल में है नो। इसका जो आंसर होगा यह होगा नो। ठीक है, हम लोग अमीटर या वोल्टमीटर से एसी करंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर नहीं मेजर कर सकते हैं तो फिर किससे करेंगे और क्यों नहीं कर सकते? दो चीजें हैं। अगर अमीटर वोल्टमीटर से अगर मेजर नहीं कर सकते हैं तो फिर वो कौन सी डिवाइस है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम लोग इसको मेजर करेंगे? और दूसरा ये है कि अगर हम नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो पहले नो का आंसर सुने, फिर इसका किस डिवाइस से करते हैं वो सुनेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये हम देखें कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वो कितनी होती है? यह लगभग 50 हर्ट्ज के इक्वल होती है, 50 हर्ट्ज के इक्वल होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इस तरह से जो मूव करता है, तो ये कंप्लीट वन साइकिल, जिसका टाइम पीरियड हमारा कितना है, कैपिटल टी है। अगर इसकी हम बात करें तो पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन में जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है। अगर मैं इसकी टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना हो गया? टाइम पीरियड टी इक्वल टू 1/f होता है। कहने का मतलब कि 1/50 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक सेकेंड का 50th पार्ट, मतलब एक सेकेंड को 50 भाग में बांट दें, एक सेकेंड को 50 भाग में बांट दें तो उसमें से एक भाग में ही क्या होता है, इसका एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? एक सेकेंड का 50वें भाग में ये इस एसी सर्किट का क्या होता है, एसी करंट का क्या होता है, इसका एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है। यानी कि ये बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। और दूसरा, यहां पे डायरेक्शन भी चेंज कब हो जाएगा? तो डायरेक्शन चेंज होने में, यानी कि हाफ साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा बेटा? टाइम टेकन इन हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल कंप्लीट करने में कितना लगेगा बेटा? मतलब t/2 टाइम लगेगा। इसका मतलब ये हो गया 1/2f हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 2 × 50 इक्वल टू 1/100। कहने का मतलब ये हो गया कि अब यहां पे सिर्फ एक हाफ साइकिल कंप्लीट करने में, जहां से उसका डायरेक्शन अब चेंज हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, उसमें एक सेकेंड का 100 भाग बांटे तो उस 100 भाग में से एक भाग में ही क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया है कि हर 1/100 सेकेंड के बाद इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं वोल्टमीटर या अमीटर लगाता हूं यहां पे, जैसे मान लीजिए कि ये वोल्टमीटर लगाया गया, ये वोल्टमीटर लगाया गया इसमें, तो इस वोल्टमीटर का जो पॉइंटर है,
इस पॉइंटर, ये पॉइंटर क्या करेगा, यह पॉइंटर 1 सेकेंड का 100वें भाग में क्या करेगा, ये ई डायरेक्शन में जाएगा और तुरंत क्या होगा, ये ई डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा। मतलब इसको दोनों तरफ मूव करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर मान लो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ये इधर जा रहा था तो निगेटिव डायरेक्शन में इधर आएगा। तो ये 1 सेकेंड का 100वां भाग है, मतलब 100 पार्ट। कितना छोटा होता है 1 सेकेंड और उसका 100 भाग करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ड्यू टू यह जो पॉइंटर है जिस डायरेक्शन में जा रहा था ये तुरंत 1/100 भाग में क्या होगा, इसको रिटर्न करना पड़ेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ऐसा नहीं कर पाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में बना जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बना रहना चाहता है। अगर ये पॉइंटर इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएगा। ये मतलब तुरंत एकदम सा इसको रिवर्स होना मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे वोल्टमीटर या अमीटर की भी बात करें तो अमीटर भी इस सिचुएशन में सुटेबल नहीं होते हैं। किसके लिए, एसी करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है बेटा, एसी करंट को मेजर करने के लिए यह इतना कम टाइम रहता है कि इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होते समय ये जो पॉइंटर्स होते हैं अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो यह सुटेबल डिवाइस नहीं है जिसकी हेल्प से हम लोग एसी करंट को मेजर कर पाए, चाहे पोटेंशियल हो या करंट हो। तो अब इसकी जगह से कौन सा डिवाइस, हाँ बेटा सर एक बार फिर से समझा दीजिए कॉन्सेप्ट। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे देखिए जो एसी करंट होता है, एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होती है वह 50 हर्ट्ज के बराबर होती है और 50 हर्ट्ज। अब इसका टाइम पीरियड निकालें कि हाँ इसका कंप्लीट 1 साइकिल में कुल कितना टाइम लगेगा। तो देखो बेटा 50 फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इसका टाइम पीरियड यदि टी मानता हूं तो आप जानते हो कि टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी होता है। ये 1/f होता है। एफ की वैल्यू मैंने रखा तो 1/50 ये सेकेंड आ गया बेटा, 1/50 सेकेंड आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस एसी करंट को एक कंप्लीट साइकिल करने में 1 सेकेंड का 50th पार्ट लगेगा। मतलब 1 सेकेंड को 50 भाग में बांट दें तो उसमें से एक भाग में ही क्या हो जाएगा, या एक साइकिल कंप्लीट करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 1 सेकेंड के अंदर ये 50 साइकिल कंप्लीट करेगा। ये मतलब यही हुआ कि एसी जो करंट है 1 सेकेंड के अंदर 50 बार अपनी कंप्लीट साइकिल पूरी करेगा। और यहां से क्या होगा, यहां से हम देखें कि हर हाफ साइकिल के बाद से इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। हाफ साइकिल में पॉजिटिव, हाफ साइकिल में निगेटिव। तो ये तो कंप्लीट एक साइकिल करने में 1/50 सेकंड लग रहा था। तो हाफ साइकिल में जहां से करंट डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है तो अब इसका और आधा समय लगेगा। तो 1/50 सेकंड का हाफ कितना हो गया, 1/100 सेकंड हो गया। 1/50 सेकंड का हाफ करे तो 1/100 सेकंड हो गया। मतलब 1/100 सेकंड में ही क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और ये इतना शॉर्ट टाइम है कि हमारा जो वोल्टमीटर या एमीटर है, अगर इसको इस एसी के क्रॉस अगर ज्वाइन करते हैं मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे जो पॉइंटर है 1/100 सेकंड के अंदर इसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम है बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो वो छोटे से टाइम में, वो स्मॉल टाइम में इसका जो पॉइंटर है अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा और यह एसी करंट को प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वोल्टमीटर और अमीटर से इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते एसी करंट को, तो फिर वह कौन सा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग एसी करंट को मेजर करते हैं? तो एसी करंट को मेजर करने के लिए बाई हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट we measure the AC current। इस डिवाइस से, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, एसी करंट को मेजर करते हैं।
हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट में एक वायर लगा रहता है। जैसे ही उसको एसी के क्रॉस हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में या किसी कॉइल में करंट फ्लो करते होती है तो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है। उस हीट की वजह से ये जो वायर है वह वायर क्या होता है, एक्सपांड होता है, मतलब फैलता है। और फिर उसमें कुछ ऐसी चीज लगी रहती है, स्केल लगी रहती है कि कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है तो उसमें कुल कितना एक्सपेंशन हो रहा है। उसके एक्सपेंशन को देख करके हम लोग एसी करंट के वोल्टेज और करंट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? मतलब उस वायर में कितना फैलाव हो रहा है, क्योंकि एनर्जी जब जाएगी उसमें, जब हीट प्रोड्यूस होगी तो वह वायर जो है एक्सपांड होता है और उसके एक्सपेंशन के साथ, एक्सपेंशन के ड्यू टू हम लोग यह डिटरमाइन करते हैं कि उसमें कुल कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि बिहेवियर ऑफ रेसिस्टर, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर। ये चीजें कल हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने ये देखा था कि जो रेसिस्टर होता है, मींस रेसिस्टेंस होता है, वह एसी और डीसी दोनों करंट को क्या करता है, अपोज करता है। दूसरा हम लोगों ने इंडक्टर में पढ़ा था कि इंडक्टर जो है एसी करंट को अपोज करता है बट डीसी करंट को अपोज नहीं करता है। और कैपेसिटर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वह एसी करंट को अपोज नहीं करता है, डीसी करंट को अपोज करता है। शॉर्ट टाइम के लिए डीसी करंट को जाने देता है, लेकिन वो तभी तक जाता है जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया तो वह उसको फ्लो करने से रोक देता है, मतलब उसमें फ्लो नहीं होती है, लेकिन एसी करंट को वो जाने देता है, कंटिन्यूअस फ्लो होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ये कि यदि किसी सर्किट में, एसी सर्किट में सिर्फ अगर रेसिस्टर लगाते हैं तो देखो बेटा हम लोग इसको 4 तरीके से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एसी सर्किट में सिर्फ रेसिस्टर लगाएं, एसी सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगाएं, एसी सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगाएं। मतलब क्या है, रेसिस्टर के लिए R लिखते हैं, इंडक्टर के लिए L लिखते हैं और कैपेसिटर के लिए C लिखते हैं। तो किसी एसी सोर्स में हम लोग रेसिस्टर लगाएं, इंडक्टर लगाएं, कैपेसिटर लगाएं, इसको अलग अलग हम लोग देखेंगे कि इनका बिहेव क्या होता है, इनका वेव डायग्राम क्या होता है, इनका फेजर डायग्राम क्या होता है। ये सारी चीजें स्टडी करेंगे इनको सेपरेट लेकर के किसी एसी सोर्स में। फिर हम लोग देखेंगे कि एल और आर को एक साथ लगाते हैं तब उसका कैसा होता है। फिर देखेंगे एल और सी को लगाते हैं तब एक साथ कैसा होता है। फिर देखेंगे सी और आर को लगाते हैं तब कैसा बिहेव होता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर तीनों को एक साथ लगाते हैं तब कैसा बिहेव होता है एसी का। ये सारी चीजें हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे। तो अभी इस टॉपिक में हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं एसी सर्किट विथ रेसिस्टेंस ओनली, एसी सर्किट विथ रेसिस्टेंस ओनली, रेसिस्टेंस ओनली। अगर एसी सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस कनेक्ट किया गया है तो उस सिचुएशन में इसका करंट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इंस्टैन्टेनियस करंट कैसे फाइंड करेंगे, इसका वेव डायग्राम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फेजर डायग्राम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आप पहले एक सर्किट बना लो। जैसे मान लो कि ये आपने एक सर्किट लिया जिसमें आपने एक रेसिस्टर को कनेक्ट किया है और इसको, इसके एक क्रॉस आपने एक एसी सोर्स लगाया है। एसी सोर्स का सिंबल मैंने कल बताया था कि एसी सोर्स का सिंबल जो होता है ऐसा होता है। और यहां पे अब ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी होता है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी होता है। अगर वोल्टेज के लिए है तो इस पे आप लिखोगे E = E0 sin ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए ये एक इक्वेशन है। अगर करंट के लिए होगा तो I = I0 sin ओमेगा टी बनेगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया।
ये क्लियर हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे जो ई है या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, ई नॉट जो है मैक्सिमम में। अब हम लोगों को ओम्स लॉ की हेल्प से, बाई ओम्स लॉ, करंट आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है ई अपान में आर, यही होता है ना बेटा, आई इक्वल टू ई अपान में आर होता है। अब यहाँ पे यदि ई की वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाए, ई इक्वल टू, देखो ई इक्वल टू यहाँ पे हमने इक्वेशन ले रखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसके प्लेस पे, ई के प्लेस पे लिख दूं ई नॉट साइन ओमेगा टी और अपान में आर तो है ही, तो यहाँ पे आई इक्वल टू हमें मिला ई नॉट अपान में आर इंटू साइन ओमेगा टी। अब इसको समझो बेटा, ई नॉट अपान में आर क्या होगा, अगर ई अपान में आर को हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं तो ई नॉट अपान में आर को किससे डिनोट करेंगे बेटा, आई नॉट से। गुड, ये हो जाएगा अगर ई अपान आर डिनोटेड बाई आई मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, तो ई नॉट अपान में आर, ई नॉट अपान में आर जो होगा बस कुछ नहीं, यहाँ पे आई नॉट आ जाएगा, आई नॉट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके प्लेस पे हम लोग, हाँ बेटा सर एक डाउट है मुझे रेजिस्टेंस के बारे में। बोलो बेटा बोलो। ये एक मिनट, ये ब्लर हो रहा है, एक मिनट मैं इसको क्लियर करूं पहले। हाँ बेटा बोलो, आप बोलो। सर मैं बोल रहा था रेजिस्टेंस हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वो अपोज कर पाए थोड़ा करंट को ना। हाँ सर ताकि जो अप्लायंस हमने लगाया उसमें थोड़ा कम करंट जाए। हाँ हाँ, पर सर हम बेकार में अपना करंट सर वेस्ट कर देते हैं ना उस केस में सर। नहीं हमें, हाँ बोलिए। हमें जितना चाहिए होगा हम उतना ही देंगे सर, ये तो सर बेकार में करंट वेस्ट होता है। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है कि रेसिस्टेंस की वजह से क्या होता है, करंट लॉस होता है, ठीक है, या करंट सप्लाई नहीं हो पाता है। लेकिन इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो पहली बात कि हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है जो रेसिस्टेंस लेस हो। जैसे कुछ कंडक्टर ऐसे हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, या उसको हम लोग कम कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो सुपर कंडक्टिविटी की तरफ हम लोग जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, और जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये सुपर कंडक्टर तो होते हैं लेकिन इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर इसकी जगह पे, आर की जगह पे, जहां पे एक ऐसा कंडक्टर यूज करें जहां पे रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेज हैं जिसमें हमें कंडक्टर उतना नहीं चाहिए जितना करंट आ रहा है, हमें हमें करंट उतना नहीं चाहिए जितना करंट आ रहा है, तो फिर उनको भी तो हमें कम करना ही रहेगा ना, वहां पे फिर हम कम कैसे करेंगे, ठीक है। सर हाँ सर मैं बोल रहा था हम मतलब ऐसा कोई डिवाइस यूज करें सर जिससे उस जो करंट है वो जितना चाहिए उतना दे और अपने अंदर बाकी स्टोर कर ले। अच्छा, तो मतलब देखिए इसमें इतना लॉस नहीं होता है, ये रेजिस्टेंस की वजह से इतना लॉस नहीं होता है, यह तो करंट को रेसिस्ट करता है। हाँ जरूर है कि ये इसकी वजह से हीट एक प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी लॉस होती है, मतलब आउटसाइड में सरफेस से वो बाहर होती है, जरूर होती है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होती है जितना कि बहुत नुकसान हो। इसीलिए तो एसी करंट को प्रीफर किया जाता है, इसीलिए एसी करंट को प्रीफर किया जाता है। अगर इसी की जगह पे डीसी करंट पे लगाए तो यहाँ पे ज्यादा लॉस होता है, ठीक है बेटा। ओके सर पर ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना सकते जिससे करंट स्टोर हो जाए, उसको किसी और अप्लायंस पे यूज करें? पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, पूरी तरह से आज तक तो कोई वो बना ही नहीं है।
आज तक तो कोई इंजन ही या कोई डिवाइस ही नहीं बनी है कि जितनी एनर्जी दें और वो पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर कर ले या फिर बाद में मुझे दे दे। वो ऐसी तो कोई डिवाइस ही नहीं बनी है। कार्नोट इंजन आपने उधर पढ़ा ना 11th क्लास में, ऐसी अभी तक कोई डिवाइस नहीं बनी है। ठीक है, 100% आउटपुट नहीं मिल सकता है। अब यहां पे हम लोगों ने इसकी हेल्प से हम लोगों ने फाइंड आउट क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया I = I0 sin ओमेगा टी। मतलब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट हम लोगों ने अब फाइंड आउट कर लिया है। अब बेटा इसका हम लोग वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम बनाएंगे। वेव डायग्राम क्या होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बनाने जा रहा हूं। तो देखिए इसका वेव डायग्राम, वेव डायग्राम क्या होता है, देखिए ध्यान से। वेव डायग्राम का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग वोल्टेज के लिए बनाए। वोल्टेज में यहां पे देख रहे हैं जो ओमेगा टी है, ये कल मैंने डिस्कस किया था कि ओमेगा टी क्या है, इसका फेज है। क्या है, फेज कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि और ये साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं, वेव डायग्राम बनाऊं, तो साइन फंक्शन यहाँ पे अगर t = 0, अगर t = 0 से स्टार्ट करें तो ये पूरा ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0, यानी कि वोल्टेज 0 हो रहा है। मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से स्टार्ट होकर के इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, किसका हो गया, ये हमारा हो गया E0 sin ओमेगा टी के लिए ये वेव डायग्राम बन गया, वेव डायग्राम। अब यहां से ये जो मैक्सिमम है ये E0 है। अब यहां पे देखो बेटा, अब अगर मैं इसी के साथ में करंट के लिए मैं अगर आता हूं, करंट के लिए अगर मैं वेव डायग्राम लेता हूं, तो यहां पे देखो बेटा दोनों के फेस में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। ओमेगा टी यहां पे भी है, ओमेगा टी यहां पे भी है। मतलब ये हो गया कि दोनों का फेस सेम है, दोनों का फेस सेम है। मतलब रेसिस्टेंस इन दोनों के साथ में ऐसा नहीं है कि रेसिस्टेंस जो है ईएमएफ को रोकेगा और करंट को जाने देगा, या करंट को सपोर्ट करेगा और ईएमएफ को यहाँ वोल्टेज को अपोज करेगा, ऐसा नहीं है। दोनों के साथ सेम बिहेव है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का फेस सेम है। ये फेस ही बता रहा है कि दोनों के साथ में सेम बिहेव हो रहा है। जिस फेस में जिस टाइम पर हमारा वोल्टेज होगा उस टाइम पर उसी फेस में हमारा क्या होगा, करंट भी होगा। ठीक है, तो अगर करंट के लिए मैं ड्रॉ करता हूं तो सेम टाइम पे देखिए, जिस टाइम पे हमारा वोल्टेज मैक्सिमम होगा सेम टाइम पे हमारा करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा और सेम उसी फेस में रहेगा। तो यहां पे यदि करंट को ड्रॉ किया जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये करंट के लिए है। ठीक है, तो यहां पे ये करंट का मैक्सिमम I0 है और ये ईएमएफ है E0 है। ठीक है बेटा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, लेकिन ये सेम फेस में है। ये ऊपर नीचे नहीं हम मानेंगे इसको, ये सेम फेस में है। क्यों, अब इसको एक पे ही दिखाएंगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा अलग करके दिखाया गया है। बट ये सेम फेस में है। जिस टाइम पे हमारा वोल्टेज हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, उसी टाइम पे हमारा करंट भी मैक्सिमम है। जिस टाइम पे वोल्टेज हमारा 0 हो रहा है सेम उसी टाइम पे हमारा करंट भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। जिस टाइम पे वोल्टेज निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है उसी टाइम पे हमारा करंट भी निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। इसलिए दोनों को हम लोग क्या कहेंगे कि ये सेम फेस में है और इसमें किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं की जा रही है, किसके द्वारा, रेसिस्टेंस के द्वारा। अब इसका हम लोग फेसर डायग्राम बनाते हैं। ये इसका कंप्लीट 1 साइकिल, वैसे ये यहां तक ये कंप्लीट 1 साइकिल है जिसमें टाइम कितना लगता है, t लगता है। अब इसका फेजर डायग्राम देखिए बेटा, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम बनाने के लिए आप सबसे पहले एक्स और वाई आप ले लोगे, एक्स और वाई, ये ओरिजिन है। ये फेजर जो होता है या एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ बेटा बोलो सर। तो जो हम सर कैलकुलेट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, टोटल ईएमएफ, क्या मतलब, टोटल सर हम कैलकुलेट करते हैं टोटल ईएमएफ, टोटल करंट, टोटल
टोटल रेजिस्टेंस। हाँ हाँ, तो कभी एक्यूरेट तो आएगी ही नहीं। क्या एक बार और बोलो बेटा। सर जो हम कैलकुलेट करते हैं ये सर, तो सर वो कभी भी एक्यूरेट तो नहीं आएगा ना? एक्चुअल, सर एक्यूरेट सर, क्योंकि हाँ एक्यूरेट बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, एक्यूरेट बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि जैसे मान लो कि टोटल यदि करंट हम मेजर करते हैं अमीटर की हेल्प से, तो अमीटर के अंदर भी क्या लगे हैं, वायर लगे हैं, कॉइल लगी हुई है, तो उनको भी तो क्या चाहिए, उनका भी तो कुछ अपना खुद का रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही हम करंट को उससे पास कराते हैं तो उनका खुद का रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको कुछ लॉस कर देता है। समझ आ रहा है क्या? तो एक्यूरेट नहीं मिलता है, वो एक्यूरेट नहीं मिलता है। ओके सर। हाँ, अब यहां देखो बेटा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या होगा, फेजर डायग्राम में यहां पे देखो बेटा ईएमएफ का ये जो साइन के आगे वाला जो क्वांटिटी है यह फेज कहलाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो फेज है या एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो फेजर होता है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब कि डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन में। तो ओमेगा टी एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में ओमेगा टी एंगल पे जाते हैं। तो ओमेगा टी एंगल पे जाओ बेटा, ओमेगा टी एंगल। अच्छा, इसका जो वेक्टर का जो टेल होगा वो कहां पे होगा, ओरिजिन पे होगा, जीरो पे होगा। तो यहां से लेकर के अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये ओमेगा टी है। तो इस तरह से आपने ये बना दिया, ये बना दिया, ये ईएमएफ के लिए। और ईएमएफ का जो ये मैक्सिमम ई नॉट है, ये इस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं कि ये ई नॉट है। ठीक है बेटा, ये ई नॉट मैक्सिमम पॉइंट को ये डिनोट करता है। अब हम लोगों को ये देखना है, अच्छा ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी का हो गया। ये तो हमने ईएमएफ के लिए बनाया। अब यहाँ पे करंट के लिए आओ बेटा। करंट के लिए भी देखो, ये भी कितना है, सेम एंगल है, सेम एंगल उसी इतने ही एंगल पे ये भी जाएगा। इसका भी फेस सेम है, फेस में किसी तरह कोई चेंजेस नहीं है। तो ये भी ठीक उतनी ही डिग्री पर एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। तो ये कहा जाएगा, जैसे मान लो कि यहां से हमने बनाया और ये हमने ले लिया यहाँ पे कि ये आई नॉट है, ये आई नॉट है। अब ये एंगल ओमेगा टी है। अब यहाँ पे ईएमएफ और करंट का, मैक्सिमम ईएमएफ और मैक्सिमम करंट का यदि मैं दोनों कंपोनेंट लिखूं, कौन सा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो देखो बेटा, अगर मैं यहां से इधर इसको ड्रॉ कर दूं और इसको इधर ड्रॉ कर दूं, ध्यान दो बेटा, आप जानते ही हो कि जैसे किसी भी कंपोनेंट किसी का अगर हम लोग जब कंपोनेंट लिखते हैं, दोनों कंपोनेंट, जैसे मान लो अगर थीटा है तो थीटा के साथ वाला लगा हुआ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग cos थीटा से डिनोट करते हैं। अगर मान लो कि ये बी है या ये है, कुछ भी है, जैसे मान लो कि ई नॉट है, तो अगर ई नॉट लेंगे तो ये ई नॉट cos थीटा ये होगा, और ये वाला क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर ई नॉट साइन थीटा होगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो इसका एंगल ये है, तो इसका मतलब कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, ये ई नॉट cos थीटा होगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, ये हो जाएगा ई नॉट साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है हमारा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, ये इसका वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट हो गया। सेम वैसे ही आई नॉट के लिए क्या हो जाएगा, इसका भी थीटा इधर है, तो इसका भी ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी क्या है, ये इंस्टैंटेनियस वोल्टेज है, और आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या है, यह इंस्टैंटेनियस करंट है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ई बन गया और ये क्या बन गया, ये आई बन गया। ठीक है बेटा, ये फेजर डायग्राम कहलाता है। फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम है और ये जो है वेव डायग्राम है। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट है इसमें, पूछना है बेटा कुछ? जयेश, राजदीप, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अब। ठीक है।